in the previous class, some of our portion has been left, so we will complete today. Okay. अब हमें सपोज करिए we have to calculate the distance from O to A. Suppose हमें O से A तक की डिस्टेंस निकालनी है. तो O से A तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में बताया था, जब भी हमको डिस्टेंस निकालनी है तो हमें उसका ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है. अब फ्रॉम O to A हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें एरिया O से A तक क्या बनना है, दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट इज ए बेस एंड दैट इज ए हाइट. तो यहां से 2 2 4 6 2 12 मीटर. तो जब बॉडी मूव फ्रॉम O to A, then it covers 12 meter distance. In a similar way, when a body moves from A to B, from A to B, D2 distance suppose करो. तो अब A से B तक जब गया तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रा करी और हमने देखा ये क्या बन रहा है, दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला L इंटू बी. लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 16, और यहां से यहां तक 4. 16 माइनस 4 दैट इज ए 12. तो लेंथ ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन इज ए 12 एंड द ब्रेथ ऑफ दिस इज 6 मीटर. 12 6 72 मीटर. तो when a body moves from A to B, then it covers a distance 72 meters. From B to C, when a body moves from B to C, जब बॉडी B to C आई तो यहां से फिर हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा करा और हमने देखा ये क्या बनना है, दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला वही होता है हाफ बेस इंटू हाइट. शॉर्ट में लिखा है B मतलब बेस, H मतलब हाइट. 1/2. बेस कितना है, यहां से यहां तक 24 टोटल. 24 में से 16 लेस करा तो कितना बचता हमारे पास, ओनली 4. तो 4 इंटू 6, हाइट वही है यहां से यहां तक की 6. तो यहां पर आया ये भी 12 मीटर. इन सबको हमने प्लस कर दिया तो टोटल डिस्टेंस फॉर्म 96 मीटर. तो इस तरीके से जब बॉडी यहां से यहां तक जाती है तो कितनी मीटर डिस्टेंस कवर करती है, देन द बॉडी कवर्स 96 मीटर. अब हमारा आता है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. इससे पहले हमने जो पहले भी हम ड्राइव कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन को, बट दैट वाज द सिंपल मेथड और मैथमेटिकली मेथड. अगर क्वेश्चन में आता है सिंपल मेथड से या मैथमेटिकली मेथड से प्रूव करिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उस मेथड से हमें फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि ग्राफिकली, और मोस्टली जो आता है वो ग्राफिकली आते हैं, कि ग्राफिकली फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करिए. फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला क्या था, v = u + at. वो हमें निकालना है और उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. और याद रखिए फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन और थर्ड इक्वेशन मोशन, तीनों में हमारा सेम ग्राफ रहता है. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमें ग्राफ बनाना है, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड इक्वेशन हो या थर्ड इक्वेशन हो. अगर ग्राफिकली पूछा है तो हमें यही ग्राफ बनाना है. इसको तो आपको हजम कर लेना है. अब देखिए बॉडी की अगर हम पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं. अगर ये ग्राफ यहां से शुरू होता तो हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. लेकिन ग्राफ यहां से शुरू हुआ है मतलब बॉडी हैज ए सम इनिशियल वेलोसिटी. तो O से A ये दैट इज ए इनिशियल वेलोसिटी, और BC that is a final velocity. कि बॉडी यहां से यहां पहुंच गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक की जो BC है दैट रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी. और यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया दैट इज ए BD. अब देखिए अगर हम पूछें ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कौन सा है, AB ग्राफ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ
एसिलेशन को शो कर रहा है। ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, और जब भी ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता है देन इट रिप्रेजेंट द एसिलेशन। फ्रॉम द ग्राफ एसिलेशन कहां क्या निकल कर आ रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये हमारा जो स्लोप है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिलेशन को। अगर आप देखें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें निकालना है, तो ये हमें कैसे निकलेगा, tan थीटा से। मतलब जो स्लोप है वो हमें कहां से मिलता है, tan थीटा। और tan थीटा अभी तो शायद आपने 9 में नहीं पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में आप पढ़ेंगे sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सबकी वैल्यू पढ़ेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर कौन है, BD, अपॉन बेस कौन है, AD। ओके, एसिलेशन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, A से। A इज इक्वल टू, अब हम अगर ये BD निकालनी है, अगर हम इस BC में से DC लेस कर दें, BD माइनस DC, तो हमारे पास क्या आएगा, BD माइनस DC अपॉन AD। हमने BD की जगह क्या लिख दिया, BC। इस BD की जगह हमने क्या लिखा है, BC माइनस DC। BC में से DC लेस करेंगे, क्या मिलेगा, BD। और आप जानते हैं जो DC है, A इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी, माइनस DC किसके इक्वल है, देखिए DC जो है वो AO के इक्वल है, और AO क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां लिख सकते हैं क्योंकि DC इज इक्वल टू OA, और OA किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के। तो हम DC की जगह क्या लिख सकते हैं, U, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन AD। ग्राफ में AD जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AD दैट इज टाइम। आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, कितना टाइम आप चल चुके हैं, दैट इज ए टाइम। तो ये इधर जो चलेंगे वो हमारी एक्सिस क्या बताती है, टाइम। तो AD रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, V माइनस U की इसके नीचे क्या सपोज करते हैं, 1। तो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई V माइनस U देन इट्स सपोज बाय 1, और V माइनस U की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, V माइनस U ही आएगा। V माइनस U इज इक्वल टू व्हेन A इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय T देन AT। U उधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा, ये इधर माइनस का है तो उधर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। V इज इक्वल टू U प्लस, ये प्लस में ही है, AT। हमने V यहीं रोका है, U इज इक्वल टू इधर लेकर आए तो कैसा हो गया, प्लस का, और AT पहले ही प्लस का था। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय प्रूफ ग्राफिकली। ओके, सी नाउ डेरिवेशन ऑफ सेकंड। Derivation of second equation motion graphically. देखिए ग्राफ तो हमें जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, एसिलेशन ही दे रहा है। और अभी हमने निकाला था जो स्लोप है यहाँ पे निकालना है वो किससे निकालना है, tan थीटा से। और tan थीटा क्या था, बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है, BD, बेस कौन है, AD। ठीक है, एसिलेशन यहां से BD की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू, और चलिए अभी एक स्टेप को ले लेते हैं, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD। AD अभी हमने बताया था क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, T। तो BD इज इक्वल टू AT, दैट इज इक्वेशन 1, ए मान लेते हैं यहां पर। अब देखिए अगर हम पूछें हमें इसका डिस्टेंस निकालनी है,
या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वेलोसिटी और टाइम है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, चलिए बताइए क्या बताया था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जब भी ग्राफ देखा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो हमें उस ग्राफ का क्या निकालना पड़ता है, एरिया। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो मिल रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल, और एक क्या मिल रहा है हमें, रेक्टेंगल। तो हम इन दोनों का अलग अलग सम करके लिखेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन है, एडी, बेस एडी, और हाइट कौन है, बीडी, प्लस अब रेक्टेंगल में आ जाते हैं, इसमें लेंथ कौन है, ओसी एडी, जो भी मानना चाहे, ओसी इंटू ब्रेथ कौन है, डीसी। ठीक है, हाफ इंटू एडी, एडी एडी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, क्योंकि टाइम एक्सिस पे चल रहा है ना, जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू बीडी। बीडी की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे बीडी की वैल्यू निकाली थी, और बीडी की वैल्यू क्या है, 80 प्लस ओसी। ओसी किसको शो कर रहा है, टी, मतलब ओसी और एडी दोनों बराबर है, तो ये भी टी है और ये भी टी है, तो ओसी किसको शो कर रहा है, टी, इंटू डीसी। डीसी किसको शो कर रहा है, डीसी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ इज इक्वल टू यू। चलिए भाई, और डिस्प्लेसमेंट को किस लेटर से, एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ ए, टी की टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस में होती है, ए टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, यू टी। अब यू टी को हम पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एस इक्वल टू यू टी प्लस, यू टी हमने पहले लिख दिया और इधर बाद में लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, मोशन प्रूव बाय ग्राफिकली। देखिए एक बार, और याद रखना मोस्टली जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये सेकंड इक्वेशन ही में पूछी जाती है, वो भी किससे, ग्राफिकली। सेकंड पूछते हैं या थर्ड पूछते हैं ग्राफिकली, इसको आपको याद रखना है। अब आता है हमारा थर्ड इक्वेशन मोशन ग्राफिकली, और ग्राफ अभी भी हमारा सेम ही रहना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, क्या है तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं दोनों को सम करके, या अगर हम पूरा एक फिगर की बात करें तो पूरी फिगर जो है वो क्या नजर आ रही है, दैट इज ए ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे भी हम करके देखते हैं ताकि आपको ट्रेपीजियम का एरिया के निकालने का फॉर्मूला भी लर्न हो जाए। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम पूरा का पूरा। तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2।
ये आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, विच साइड आर पैरेलल? OA and BC. In the trapezium, OA and BC are the parallel side. OA plus BC upon 2. हाइट कौन सी है? याद रखना, जो OC है that behaves like a height in the trapezium. ये हाइट है OC into OC. अब देखिए इक्वेशन सपोज करिए दैट इज A, हमने मानी दैट इक्वेशन A। अब हम OC की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये जो OC वैल्यू आ रही है हमारी OC, अब इस OC की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं? चलिए, ये ग्राफ हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी हम कई बार कर चुके हैं, 2 बार। डायरेक्ट करना है भी हम, BD अपॉन बेस AD। A इज इक्वल टू BD निकालना है तो कैसे निकालेंगे? BC माइनस DC। इस BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC माइनस DC अपॉन AD किसके इक्वल है? AD जो है वो OC के इक्वल है, तो हम AD की जगह क्या लिख सकते हैं? OC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, OC इज इक्वल टू BC माइनस DC अपॉन A। OC इधर पहुंच गया और A कहां गया? इधर आ गया आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस OC वैल्यू पुट इक्वेशन इन A। दिस OC वैल्यू पुट इन इक्वेशन A। इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट अप करनी है। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू OA BC DC। अच्छा, OA किससे इक्वल है? OA इज इक्वल टू द DC, तो हम यहाँ पर OA की जगह क्या लिख सकते हैं? DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम OA की जगह क्या लिख रहे हैं? DC प्लस BC अपॉन 2। ये पार्ट अभी हमने उतारा है। OA की जगह DC, क्योंकि दोनों ग्राफ के अकॉर्डिंग इक्वल है। OA प्लस BC अपॉन 2 इनटू OC की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करी है, BC माइनस DC अपॉन A। अब देखिए, इससे पहले हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर एज इज इक्वल टू BC पहले लिख देते हैं, BC प्लस BC अपॉन 2 BC माइनस DC अपॉन A। हमने सिर्फ इसको BC पहले लिखा है और DC बाद में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये BC प्लस DC, यहाँ पर BC माइनस DC, और ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कहीं पर A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ चल रही है, BC प्लस DC और दूसरे ब्रैकेट में BC माइनस DC, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर अपॉन 2 की A से मल्टीप्लाई करिए 2A BC। अब देखिए ग्राफ में BC किसके इक्वल है? BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी V स्क्वायर माइनस DC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OA और वो इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर अपॉन 2A। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर की 1 से करेंगे सेम आएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A की S से करेंगे 2AS, U स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, फिर दोबारा कैसे हो जाएगा वो प्लस, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, where V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration and S is the
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये हमारी ग्राफिकली थी तीनों इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेकंड इक्वेशन मोशन ग्राफिकली प्रूव करने के लिए मोस्टली पूछा जाता है। Our next topic is uniform circular motion and it is the last heading of this chapter कि uniform circular motion किसे बोलते हैं। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन ए बॉडी moves in circular path with constant speed. When a body moves in circular path with constant speed means that speed does not change. Then the motion of that body is called uniform circular motion. कि if the body moves in circular path with constant speed, then that motion is called uniform circular motion. अब देखिए, अब हम पूछें आपसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं एज ए अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि अर्थ जो है सन के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रही है, चक्कर काट रही है, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि मून जो है अर्थ के चारों ओर जो मूव कर रहा है, मून की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, तो कैसी मोशन कहलाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड लास्ट है मोशन ऑफ एथलीट व्हेन एथलीट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई एथलीट भी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी भी कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि द बॉडी व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर ने तो बताया था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड कैसे बताई? कांस्टेंट, तो बच्चा बताता है कि नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। अब याद रखना, भले ही स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जब